स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने चैनल अज़हरुल क्लासेस में। अभी हमारा प्रश्नावली 2.2 चल रहा है और अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार फिर से देखिए अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के जो एंगल है, जो कोण है हमारा, वो अनुपात में है, मतलब 2:3 के अनुपात और 5 के अनुपात में है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोण हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख करके, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको करना होगा क्या कि एक त्रिभुज पहले बनाना होगा। यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लेते हैं और यहाँ पे देखिए आपके 2:3:5 और 5 अनुपात। तो यहाँ पे जो एंगल है इस त्रिभुज का, जो कोण है वो समान एंगल नहीं है, मतलब समान कोण नहीं है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का वो कोण नहीं है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि त्रिभुज कितने तरह का होता है और मतलब उनके कोनों का योग कितना होता है, तो मैं उनको शॉर्ट में अभी बता देता हूँ उनके लिए। एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसके तीनों भुजाएं एक समान होती है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसमें एंगल भी एक ही नाप का होता है, एक ही माप का। अगर ये मान लीजिए सपोज थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए ये 23 डिग्री है, तो ये भी 23 डिग्री और ये भी 23 डिग्री, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको मानने के लिए बोल रहा था ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, तीनों कोनों का योग। और समबाहु त्रिभुज में जो है तीनों एंगल जो है 60-60 डिग्री का होता है। तो अपना 6 या 18 हो जाएगा, 60 फिर 60 120 फिर 60 180। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं एक समान होती है और तीनों एंगल, तीनों कोण एक समान होती है। एक होता है हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो। समद्विबाहु मतलब बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है और जिसकी 2 एंगल भी बराबर होती है। मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन ये एंगल अलग होगा। ये 30 डिग्री का हो सकता है या 45 का हो सकता है, ठीक है। इसमें ये दोनों भुजा बराबर होती है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, भुजा ए बी और भुजा ए सी बराबर है, ठीक है। और भुजा सी बी जो है ए बी या सी बी के बराबर, ए सी के बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक त्रिभुज। एक त्रिभुज है आपको विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं और एंगल भी इसमें जो कोण जो होता है वो भी अलग अलग माप की होती है, ठीक है। लेकिन तीनों एंगल जब हम जोड़ेंगे तो तीनों एंगल का योग जो होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए, चाहे ये त्रिभुज रहे, चाहे ये त्रिभुज रहे या ये त्रिभुज रहे, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 120 डिग्री। अब हमारा बचा 60 डिग्री, तो हम मान लेते हैं इसको, ये है 45 डिग्री का एंगल और ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री का एंगल। तो 15 और 45 जुट के 60 हो गया, 60 और फिर 120 मिलेगा, तो त्रिभुज के तीनों एंगल का, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये है त्रिभुज का इतना सा कंसेप्ट। अब मैं इसे रिमूव करके आपको समझाता हूँ और आगे बना करके दिखाता हूँ कैसे आपको बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि त्रिभुज बनाना है और यहाँ पे हमको विषम बाहु त्रिभुज बनाना है। एक होता है समबाहु, उसका समद्विबाहु, ये है विषम बाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी भी दे सकते हैं या पी क्यू आर दे सकते हैं या एस टी वी, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए बी सी दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। अब जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3 और 5 के अनुपात में है, तो यहाँ पर से हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो एंगल है, जो कोण है, वो अलग अलग माप का है, ठीक है। कुछ है, मान लीजिए आपको, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे करके बताया, कुछ अलग डिग्री का, कुछ अलग डिग्री का, लेकिन तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अनुपात में है, तो हमको कैसे पता लगाना है कि उनके तीनों कोण मतलब कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है। जब भी अनुपात का इस तरह से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब भी किसी भी वक्त आएगा, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे एंगल ए है और ये एंगल बी और एंगल सी, और हमारा अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3:5। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे प्रश्न से। हाँ, तो प्रश्न से लिखने के बाद हम लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण,
तीनों कोण का अनुपात बराबर 2:3:5 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न से इतना है, तीनों कोणों का अनुपात, ताकि कोई भी जो एग्जामिनर है, जो हमारा क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं, जो भी टीचर वगैरह, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल था इस तरह से, और फिर आगे ये सोल्व किया गया, ये निकाला गया, ज्ञात किया गया। ठीक है, तो प्रश्न से लिख चुके हैं अभी हम यहाँ पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमको मानना पड़ता है, जब भी इस तरह का सवाल आता है, जब भी भुजा का अनुपात हो या फिर एंगल मतलब कि कोण का अनुपात हो, कुछ भी, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, माना कि लिखिएगा, उसके बाद एंगल ए, ये छोटा सा इस तरह से लिखना है, इसको एंगल कहते हैं, और एंगल ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए इसको मान लेते हैं 2, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। ठीक है ना, ए बराबर एंगल ए बराबर 2x। ठीक है, माना कि हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर से बेहतर होगा कि आप यहाँ पे लिखिए एंगल ए बराबर 2x माना। ठीक है, माना बस लिखना है। ठीक है, इस साइड में जब हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ लिखने के बाद माना अगर इस तरह से लिखना है तो सिर्फ माना लिखना है। ठीक है, इतना माना, उसके बाद फिर एंगल b बराबर 3x, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है हमको, जब भी अनुपात वाला रहेगा तो आप x लगा करके या y लगा करके इसी तरह से हल कर सकते हैं, और इसी तरह से अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि एंगल a का कितना डिग्री है और एंगल b का कितना डिग्री है, एंगल c मतलब कोण c का मान कितना है, कोण a का मान कितना है और कोण b का मान कितना। ठीक है, फिर कोण c बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या होता है कि त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इतना लिखेंगे हम। ठीक है, अब तीनों कोणों का योग कहने का मतलब है कि त्रिभुज का तीनों कोण को हम यहाँ पे योग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, फिर यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 हम उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एंगल ए का मान रखना है, मतलब 2x, फिर प्लस और 3x, फिर c का 5x, फिर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ही है, मतलब एक चर वाला एक रैखिक समीकरण हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चर में है, मतलब कि एक ही चर है, x भी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सब एक ही चर में है, रैखिक समीकरण है, यहाँ पे बीच में बराबर हो गया तो रैखिक समीकरण है। 2x और 3x क्या हो जाएगा हमारा 5x, फिर 5x और 5x हमारा 10x हो जाएगा, तो एक ही बार हम 10x करके लिखेंगे, उसके बाद 10x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर x बराबर, जैसा कि अभी पिछले कई वीडियो में आप लोगों को मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। जब आप x का मान अभी निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, तो x बराबर फिर बटा का निशान देके 180 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और 10 जो हमारा नीचे आ जाएगा, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, 0 0 कट जाएगा, तो x का मान जो हो जाएगा सिर्फ क्या हो जाएगा 18। तो x का मान हमको यहाँ पे अभी पता चल चुका है कि x बराबर 18। अब यहाँ से x की सहायता से अब हम क्या करेंगे, एंगल ए का पता लगाएंगे, मतलब एंगल ए का माप कितना है और एंगल बी का और एंगल सी का मान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, लास्ट में हम लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, अतः एंगल ए बराबर 2x मतलब 2, उसके बाद x की जगह पे हम 18 रखेंगे, फिर हल करेंगे हम 18 दूना 36, तो एंगल ए का माप हमको पता चल चुका है, एंगल ए का माप हो गया 36 डिग्री। उसके बाद फिर इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे b, एंगल b बराबर 3x, फिर बराबर का निशान देंगे नीचे, 3 गुना x के यहाँ पे 18 लिखेंगे, 18 तिया हो जाएगा 54। ठीक है, तो एंगल b का ये माप निकल गया। इसी तरह से फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा, और एंगल c बराबर 5x है, 5, उसके बाद x की जगह पे 18। अब हम 18 से 5 को गुना करेंगे, 18 5 90, तो हमको यहाँ पे पता चल चुका है एंगल ए का मान 36 डिग्री, और उसके बाद एंगल बी का मान 54 डिग्री, और फिर एंगल सी का मान
यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से तीनों कोण हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे जोड़ना चाहे तीनों एंगल को, मतलब तीनों एंगल का माप अगर आप जोड़ते हैं कितने कितने डिग्री का है, तो तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे 36 को 54 से जोड़ेंगे तो 36 और 54 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री है तो 90 90 180 डिग्री पूरा जा रहा है, ठीक है। तो यही तरीका है बनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का हल लेके। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से आपके अपने चैनल अज़रुल क्लासेस में। अभी हमारा प्रश्नावली 2.2 चल रहा है और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद हम हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, ठीक है। एक लड़का है बिल्लू, उसके पास 1 रुपया का भी सिक्का है, 2 रुपया का भी है और 5 रुपया का भी है, लेकिन ये नहीं पता है कि 1 रुपये वाले की सिक्कों की संख्या कितनी है और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, या फिर 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। लेकिन जब सारे सिक्के को मिला के जब हम गिनती करते हैं तो कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य, मतलब जिनका जो कुल दाम है उसको अगर जोड़ेंगे हम तो 300 रुपया होता है, ठीक है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, ठीक है। 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है, मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो 5 रुपये का जितना सिक्का होगा उसका 3 गुना है। मतलब 5 रुपये के सिक्का अगर 3 पीस है तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब 9 सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्के जो है वो 9 है। तो वही समझाया जा रहा है यहाँ पे कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, ठीक है ना। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। कभी भी इस तरह का जब भी आपको समीकरण रहेगा, जो तथ्य मतलब इस तरह से कथन में लिखा रहेगा, इसको आप पढ़िए 1 से 2 बार, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देके रुक रुक के पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। टोटल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ समझना है। एक है कि टोटल सिक्कों की जो संख्या है वो 160 है, और उनका जब हम जोड़ते हैं उनका कुल मूल्य जो है वो 300 है। और यहाँ पे एक और हिंट है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब 3 गुनी है। अगर मान लीजिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम कहते हैं कि 4 है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है इसकी तिगुनी है, मतलब इसको 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गए। अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 4 रहेगी तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, ठीक है ना। तिगुनी मतलब तो 3 से गुना करेंगे तो 12, ये हो गए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो इतना सा था ये कंसेप्ट। अब हम आपको बना करके सोल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मतलब 1 रुपये की सिक्कों की संख्या और 2 रुपये और 3 रुपये और 5 रुपये के मतलब कितने प्रकार के, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है, और 2 रुपये का कितना क्वांटिटी है ये, और 5 रुपये का कुल कितना सिक्का है ये हमको यहाँ पे इस तरह से इसका जवाब देना है, ठीक है ना। तो चलिए इस कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे माना कि क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ठीक है। माना कि बिल्लू के पास 5 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या बराबर x, ठीक है। माना कि बिल्लू के पास जो है 5 रुपये के, सबसे पहले हम शुरू करेंगे 5 रुपये से। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x हम मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम मानेंगे यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम डैश देंगे। इसका मतलब ये लिखना है यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगी, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है। प्रश्न के अनुसार अगर हम चलते हैं तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि
2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुना कीजिए और देखा कीजिए, ठीक है। तो 2 रुपये की सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये की संख्या की तिगुनी है। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या हम क्या माने, यहाँ पे x माने हैं, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो ये हो गया 3 गुनी, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या है कि अब हमको यहाँ पे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। क्या होगी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या? अब ज़रा आप गौर कीजिए और ध्यान दीजिए कि जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, प्रश्न से देखेंगे हम, अगर यहाँ पे पहले ही लाइन में है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? कुल 160 सिक्के हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कुल 160। मैं रफ करके आपको थोड़ा समझा रहा हूँ बीच में। 160 सिक्के हैं कितने? देखिए, जब हम 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जोड़ेंगे, ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, और उसके बाद फिर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये मतलब 3x, फिर हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा जुटेगा। कहने का मतलब है कि उसको हम y मान लेते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गए y, ठीक है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, और 1 रुपये के सिक्कों की भी कुछ संख्या होगी ना। तो सारे सिक्कों की संख्या जब हम मिलाते हैं तो 160 सिक्का पूरा जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, y इधर रखना है और 160 इस तरफ रखेंगे दाईं ओर, और ये सारा जो है ये हम इसको इस तरह कर देंगे। अभी बराबर के ये हमारा बाईं तरफ है, बाएं तरफ +x है, और ये भी +3 है, +3x है। तो ये आ जाएगा इधर -x और -3x, ठीक है। तो ये इस तरह से y बराबर 160 माइनस, यहाँ पे -1x है हमारा, 1 पीस है x, फिर -3 पीस x है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो -4x हो जाएगा। जब भी आपको रहेगा इस तरह से +4x और x रहेगा तो जुट के हो जाएगा 5x। जो -4x रहेगा और -3x रहेगा तो दोनों जुट के हो जाएगा 3 4 7 -7x, इस तरह से, ठीक है। मैं पिछले कई वीडियो में अपने सारे स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ पूरा इसका कंसेप्ट कि कैसे हल करना है समीकरण को, ठीक है। तो आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं जाने हैं इसका कंसेप्ट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पे 160 माइनस 4x जो है, ये डब्बा सा बना रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। 160 माइनस 4x जो है ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है। जब टोटल सिक्कों की मतलब जो संख्या है, ये है हमारा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, और ये हमारा 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, और ये हमारा y जो है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। जब हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा 160 सिक्का पूरता है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। यहाँ पर टोटल सिक्कों की संख्या अगर 15 होती, ठीक है ना, तो 15 जो होती तो कैसे होती, मान लीजिए हम 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रखते हैं, और फिर उसके बाद 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हम 9 रखते हैं, ठीक है। तो 9 2 11 हो गया। फिर हमको 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे 4 रखते हैं, तब तो जुट के 15 होगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से हमको यहाँ पता होना चाहिए। पता नहीं है तो हम यहाँ पे मान करके बनाएंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, फिर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, फिर 1 रुपये के सिक्कों। ये हो गया हमारा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है टोटल? 2। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 9। और 5 रुपये सिक्कों की संख्या 5, ये 4 है। तो 9 2 11 4 15, टोटल संख्या कितनी हो गई? 15। उम्मीद करता हूँ कि आप ये कंसेप्ट समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा रिमूव करके आपको मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 160 माइनस 4x, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से जैसा कि हमें सवाल में कहा जा रहा है उसी तरीके से हम उसी अनुसार चलेंगे। प्रश्न से कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 कथन है। एक कथन हमारा ये है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। तो इतना सा जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, इससे हम अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि 160 सिक्के हैं टोटल। तो पहला जो है मान चुके हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x, और दूसरा जो है जैसा कि कहा जा रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई, मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी, ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या उसकी तिगुनी हो गई, ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई टोटल, ठीक है। अब जो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो हमारा हो जाएगा, जब हम पूरे सिक्कों की संख्या जो 160 है उसमें जब हम घटाएंगे
कहने का मतलब ये वाला और ये वाला दोनों घटाएंगे तो -4x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिनका यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जिनका कुल मूल्य मतलब इनका कुल जो वैल्यू है, कुल मूल्य है वो 300 रुपया है। ठीक है, तो कुल मूल्य 300 रुपया है, तो इसको अब हम ऐड करेंगे प्रश्न अनुसार। तो पहले 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 लिखेंगे। ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये है टोटल। इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। जब भी प्लस या माइनस वाला रहेगा इस तरीके से, जो एक अक्षर जब हो जाएगा वो, उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारा ये है 160 - 4x। तो यहाँ 1 रुपया में हम 1 रुपये के सिक्कों की संख्या गुना करेंगे। ठीक है, 1 रुपया लिखेंगे, उसके बाद गुना का निशान देंगे, उसके बाद 1 रुपये के सिक्कों की संख्या गुना करेंगे ब्रैकेट में 160 - 6। ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे। अभी टोटल हमारा क्या होगा, यहाँ पे कुल मूल्य निकलेगा। ठीक है, अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3x है। तो पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 रुपया, उसके बाद इसकी टोटल संख्या कितनी है 3x। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। और अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपया पहले लिखेंगे, फिर इसकी संख्या कितनी है x लिखेंगे, और टोटल इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 300। प्रश्न ऐसे। ठीक है, प्रश्न से लिखें। अब इसको हम हल करेंगे, फिर उसके बाद x का मान निकलेगा, उसके बाद फिर x का मान निकलेगा, कहने का मतलब है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का पता चलेगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम हल करते हैं। यहाँ पे OR लिख देंगे। OR लिखने के बाद, सॉरी एक सेकंड, बराबर को बराबर के सामने ही रखना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 1 से हम इसको गुना करते हैं तो 160 - x होगा। ठीक है, 160 - x ही रहेगा। 1 से किसी भी अंक में गुना करेंगे, फिर प्लस है, प्लस उतरेगा। 2 से 3 में गुना होगा, 2 × 6, उसके बाद x, फिर प्लस है, प्लस रहेगा। और 5 से x में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। सॉरी, बराबर यहाँ पे देते हैं। ठीक है, और अब हम 300 लिखेंगे। उससे पहले आपको OR लिख देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 160 लिखना है, फिर ये जो हमारा प्लस 6x है और ये प्लस 5x, ये दोनों जुड़ जाएगा। प्लस 6x और प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 11x, फिर माइनस x है, 1x है, फिर बराबर 300। अब हम इसको धीरे धीरे हल करते चलेंगे। ठीक है, 160, उसके बाद 11x में हम 1x घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10x। ठीक है, 10x हो गया, और बराबर अब हमारा 300 इधर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो समीकरण में जब भी आप किसी राशि का, किसी चर का जब आप मान निकालते हैं तो उस चर वाले पद को बाईं ओर ही रहने देंगे। यहाँ पे 10x ही रहने देंगे बराबर, और ये 300 है, 300 रहेगा। 160 जो है इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 160। ये बराबर के बाईं ओर है, बराबर के दाईं ओर आने से निशान चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 10x लिखना है, फिर बराबर। अब 300 में जब हम 160 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो गया। अब x बराबर, जब लास्ट में इस तरह का आ जाएगा तो x बराबर बटा का निशान दे करके, ये ऊपर में 140 बटा नीचे 10, नीचे का 0 ऊपर का नीचे कट जाएगा। उसके बाद x का मान जो है यहाँ पे हमारा x बराबर 14 आ जाएगा। नीचे का 1 जो है वो आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, 14 आ गया। x का वैल्यू जो है क्या आ गया, 14। x किसको माने थे हम, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। इसका मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हुई हमारी, वो 14 हुई। ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x बराबर 14। ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 14। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। ठीक है, इसी तरह से 2 रुपये के, आपको हैंड राइटिंग अच्छे से बनाना है। ठीक है, अच्छे से बना करके लिखना है। सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी, 14 की तिगुनी है। 14 तिया मतलब 42 होगा, लेकिन आप 3x इस तरह से 3x उतार करके लिखिएगा। ठीक है, x का मान लिखिएगा 14, तो अब हो जाएगा यहाँ पे 14 तिया 42। ठीक है, अब हमारा बचा यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या है, 160 - 4x। ठीक है, ब्रैकेट में 160 - 4x। इसको हम जब हल करेंगे तो 160 -
4, उसके बाद x का मतलब है 14। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। इसको देखिए 160 उतारेंगे यहाँ पे, उसके बाद 14 से जब हम 14 से जब हम 4 को गुना करेंगे, चौके होता है हमारा 56, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, 14 चौके 56 हो गया। ठीक है, अब 160 में जब हम 56 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 आ गया, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो यहाँ पे हमारा है वो पता चल गया है कि 4 है। अब हम इसको अगर चाहें तो पहले शुरू से हम लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। आप इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरह से भी अगर आप बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि सवाल में पूछा जा रहा है, लास्ट में जो जिस तरीके से पूछा जा रहा है बस आपको वही बताना है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, तो हम यहाँ पे क्या है कि जो भी टीचर हमारा चेक करेगा तो इसी तरह से चेक करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या इतनी थी 14, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 42, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 4। अगर अब हम जोड़ते हैं इसको तो देखिएगा हमारा जो है ये टोटल पूर जाएगा। ठीक है, तो सबको अगर हम जोड़ते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे 160 सिक्का पूर जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, मैं देखिए यहाँ पे गलती कर चुका हूँ। 14 चौके 56 होता है, लेकिन यहाँ पे 156 हो गया था बाय मिस्टेक। इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आप लोगों से। ठीक है, अब हम जब इसको घटाएंगे 160 में जब हम 56 घटाएंगे तो 104 हमारा होगा। ठीक है, देखिए इसलिए तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 160 पूर्ण है। तो अब देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 104। फिर उसके बाद 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 42। ठीक है, 42। फिर उसके बाद 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी निकली, 14। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल ये 160 पूर्ण जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। 42 14 इधर हो गया आपको 42 में जब आप 14 जोड़िएगा तो 46, और उसके बाद 10 56, और फिर इधर से आप 4 जोड़ लीजिए इसका तो 60 हो जाएगा, और फिर 160। ठीक है, तो ये हम चेक कर चुके हैं, हमारा आंसर एकदम सही निकल चुका है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं इस तरीके से। देखिए अभी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा हर स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट होता है कि वो प्रैक्टिस ज़रूर करे, क्योंकि मैं इतने मेहनत से पढ़ाता हूँ और कंसेप्ट क्लियर करके आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों को इसका फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर। थैंक यू। स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल अजहरुल क्लासेस में। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.2 चल रहा है अभी हमारा क्लास 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का हल मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन नंबर 6 का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर से जाकर क्वेश्चन नंबर 6 का हल देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप समझाया किया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख रुपये रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। ठीक है, एक पिता है, ठीक है, फादर है, जिसको 3 बेटा है या बेटी है जो भी है, अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। वो किस तरीके से करता है, 1:2:3। इसका मतलब ये हुआ कि एक को कुछ रुपया देता है, फिर उसका जितना देता है उसका 2 गुना दूसरे को देता है, फिर उसी का 3 गुना तीसरे बच्चे को देता है। ठीक है, इस तरह से वो बंटवारा करता है, और अपने लिए भी कुछ जो है 2.5 लाख रुपये में से 1 लाख रुपया वो अपने लिए रख लेता है। मतलब ये हुआ कि 1.5 लाख रुपया जो है 1.5 लाख रुपये में तीनों बच्चे के बीच में वो बंटवारा होगा। मतलब 1:2:3 के अनुपात का है संपत्ति, जो भी पैसा है। तो इसको कैसे हल करेंगे और यहाँ क्या पूछा जा रहा है ये देख लीजिए पहले। तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, यही सवाल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे माना कि पिता के तीनों संतानों, माना कि पिता के तीनों संतानों के बीच, ठीक है, बीच बंटवारा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है,
बंटवारा x, 2x, 3x के रूप में है। ठीक है, इस तरीके से इतना सा लिखेंगे। माना कि पिता के तीनों संतानों के बीच बंटवारा x, 2x और उसके बाद 3x के रूप में है। क्योंकि जब भी अनुपात वाला इस तरीके से सवाल आएगा आपको 1:2, 3:5 कुछ भी रहेगा, तो आप उसमें x लगा करके इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप क्या करना है, फिर समझ के आप आगे बढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उसने जो बंटवारा किया है 1:2 और 3 के बीच में, फिर अपने लिए वो 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो तो प्रत्येक संतान को कितने रुपये मिलेंगे अलग अलग। तो 3 संतान है उसको, तो क्या करना है यहाँ पे, माना कि तीनों संतान इस तरीके से लिखना है x, 2 x फिर 3x, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न से इस तरीके से इतना सा लिख करके प्रश्न से लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे पहले संतान। ठीक है, पहले संतान, एक सेकंड, देखिए इस तरीके से लिखेंगे। पहले मतलब 3 संतान है तो इस तरह से लिखेंगे, पहले संतान के या का लिखेंगे का हिस्सा। ठीक है, पहले संतान का हिस्सा बराबर x रुपया लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, x रुपया। उसके बाद लिखेंगे दूसरे संतान का हिस्सा बराबर 2x। ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरे संतान का हिस्सा। ठीक है, तीसरे संतान का हिस्सा हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिता जो है, पिता ने अपने लिए 1 लाख रुपया रखा, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक संतान को कितना कितना मिला, यही पता करना है। तो x का जब मान निकलेगा तो पहले ही पता चल जाएगा कि जब x का मान निकलेगा तो उससे क्या होगा कि पहले संतान को मतलब दिया गया रुपया, मतलब उसके हिस्सा का रुपया पता चलेगा। फिर उसी से x के मान से हम यहाँ गुना कर देंगे, दूसरे संतान का निकल जाएगा, फिर तीसरे संतान का। तो अभी क्या करना है, फिर लिखना है यहाँ पे हमको कि फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करना है, इस सब को जोड़ना है। ठीक है ना, दिया गया कुल इस तरीके से लिखना। देखिए x प्लस 2x प्लस 3x, उसके बाद फिर प्लस टोटल कितना रुपया है, 2.5 लाख रुपया है। तो ये हो गया पहले संतान का हिस्सा, फिर ये दूसरे संतान का हिस्सा जो अनुपात में बांटा गया, ये तीसरा, और एक पिता का हिस्सा। पिता का हिस्सा कितना, 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख मतलब 1 पर 5 0, 2 3 4 5, उसके बाद बराबर टोटल कितना है, कुल रुपया कुल संपत्ति है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया। अभी इसको हम पॉइंट हटा देंगे, 1 लाख से गुना कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना आपको, x इसको एक बार जोड़ लेना। ठीक है, 1x 2x 3x हो गया, 3 3 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये प्लस है, प्लस लिखेंगे, उसके बाद ये उतारेंगे, 2 3 4 5 0, उसके बाद 2.5 जो है यहाँ पे 2.5 है। अब लाख को हटाने के लिए जो लाख लिखा हुआ है यहाँ पे हम 1 लाख से गुना करेंगे। ठीक है, मतलब 1 पर 5 0, 2 3 4 5। अब इसको हम जब गुना करेंगे तो ये 2.5 लाख बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट में, लेकिन दशमलव हटाने के लिए हमको यहाँ पे लाख से गुना करना पड़ेगा, तभी तो दशमलव हटेगा। फिर लाख, 1.5 लाख, फिर 2.5 लाख में हम 1 लाख घटाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 6x लिखेंगे इस तरीके से, फिर बराबर का निशान देंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। तो समीकरण के कई पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि समीकरण में जो चर होता है, जैसे x चर है या y चर है, जो भी चर रहेगा उसमें चर का मान निकालना होता है और उस पद को बाईं ओर रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बराबर है, बराबर के बाईं ओर x है, x वाला पद हमारा है ही पहले से 6x। अब फिर हम बराबर लिखेंगे और बराबर के दाईं ओर है, जब हम 2.5 से गुना करेंगे 1 लाख को, आप गुना करके देखिएगा तो दशमलव जो है इधर आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2,50,000 मतलब 2.5 लाख हो जाएगा, 2,50,000। 1 2 3 ये हो गया हमारा 2 लाख हो गया और ये 50,000। फिर इसमें देखिए बराबर के बाईं ओर है ये वाला अंक 1 लाख हमारा, ये आ जाएगा इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा
बराबर से जब आप बाएं वाले पक्ष को जब आप दाएं ओर कीजिएगा या दाएं वाले पक्ष को आप बाईं ओर कीजिएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस, मतलब निशान बदल जाता है। 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6x लिखेंगे बराबर, अब 2.5 लाख में हम जब 1 लाख घटाएंगे तो सीधी सी बात है 1.5 लाख बचेगा, तो मतलब 1,50,000। 1 2 3 4, ठीक है, 1 लाख, उसके बाद 50,000। देखिए यहाँ से हो गया 1 लाख, यहाँ से 5 अंक हो गया, 2 3 5, 1,50,000 हो गया। अब क्या करेंगे हम, x बराबर जब इस तरह से झपता है तो x बराबर फिर बटा का निशान दे करके ये वाला अंक जो है 1,50,000 जो है ये हमारा ऊपर रहेगा और ये जो x के साथ गुना है ये नीचे आ जाएगा। अब काटेंगे हम इसको 6 से, 6 एकन 6 और 6 दूना 12 हमारा ये कट जाएगा। 3 बचेगा यहाँ पे, 3 जो है 0 के बगल में लगेगा तो 30 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 होगा, ठीक है। फिर 3 0 हमारा बचा रहेगा, 3 0 यहाँ उतर जाएगा, 1 2 3, मतलब ये हुआ कि x का मान जो है वो हमारा यहाँ पे निकल गया 25,000। 1 2 3, 25,000 रुपया निकल गया। तो ये क्या निकला, x का मान जो हम माने थे पहले संतान का हिस्सा, पहले संतान का हिस्सा हम जिसको x रुपया माने थे, तो x रुपया मतलब 25,000 रुपया निकला। पहले संतान के हिस्सा में 25,000 रुपया आएगा, दूसरे संतान के हिस्से में आपको आएगा जैसा कि जिस तरीके से उसके पिता ने बंटवारा किया था, एक हिस्सा फिर उसका दुगुना हिस्सा फिर तिगुना हिस्सा। तो दूसरे संतान का जो दूसरा जो लड़का है उसके हिस्से में आ जाएगा दुगुना। कहने का मतलब है कि x में 2 गुना है तो x का मान कितना है 25,000, तो 25 से जब हम 2 में गुना करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। फिर तीसरे संतान के हिस्से में 75,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसा सवाल किया गया है उसी तरह से हमको यहाँ पे जवाब देना है। देखिए अच्छे तरीके से समझ के। अब यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः तीनों संतानों के हिस्से हैं इस तरीके से लिख के ऐसे लिख देंगे 25,000, ठीक है, 25,000, उसके बाद कॉमा, फिर 50,000, 1 2 3, फिर 75, 1 2 3, 3 0 लगाते चलेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो पहले संतान का हिस्सा ये हो गया हमारा, दूसरे संतान का ये और तीसरे संतान का ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और आप मैथ्स में आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बने रहिए इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल अज़रुल क्लासेस में। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये सवाल आपको समझाएंगे कि ये सवाल आपको किस तरीके से समझना है और इसमें क्या कहा जा रहा है। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि गुणज किसको कहते हैं। जैसे कि 4 है, ठीक है ना, 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 गुना 2, मतलब 4 के अंदर 2 पाया जा रहा है गुना करके, मतलब 4 जो बना है वो 2 के गुना में 2 लगने के बाद 4 बना है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे आप 21 है तो 21 जो बना है यहाँ पे, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 7 का जो एक गुणज है, गुणज कहने का मतलब है कि 21 का जो गुणज है वो 7 है, क्योंकि 21 जो बना है वो आपको 7 या 21, मतलब 21 का जो गुणज है वो 7 है, ठीक है। 7 क्यों है, क्योंकि 7 में 3 लगने के बाद 7 में जब 3 गुना हुआ है तो वो 21 बना है। तो 21 का एक गुणज क्या हो गया, एक 7 हो गया, एक दूसरा गुणज हो गया 3। ये हुआ पहला गुणज, ये हुआ दूसरा गुणज। या फिर आप इस तरीके से लिखते हैं 3 गुना 7, तो ये हो जाएगा पहला गुणज, ये हो जाएगा दूसरा गुणज। तो 21 का गुणज जो है यहाँ पे 7 है, एक 3 है। उसी तरह से यहाँ पे अगर 28 है तो 28 का एक गुणज है 7, दूसरा गुणज है 4, क्योंकि 28 कब आएगा, जब आप 7 में 4 से गुना कीजिएगा। तो 28 का गुणज क्या हो गया, पहला गुणज 7, दूसरा गुणज 4 हो गया। तो पहले गुणज से दूसरे गुणज में जब आप गुना कीजिएगा तो 28 बन जाएगा, ठीक है। तो 28 का एक गुणज हो गया आपको 7 और एक 4 भी। उसी तरीके से चलिए अब हम आपको ले चलते हैं, सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, ठीक है।
11 में कुछ ऐसा अंक गुना हुआ है जिसके बाद वो जो है उसको जोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ने के बाद फिर उसको, मतलब 3 ऐसा अंक है जिसमें आपको 11 गुना में पाया जाएगा जब आप उसका गुणनखंड कीजिएगा या आप उसको जब तोड़िएगा तो, ठीक है। तो वैसे 3 संख्याओं का योग जो है 231 है। तो वैसी कौन सी 3 संख्या है उन्हें ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि 11 के 11 के गुणांक, 11 के पहले 3 लगातार गुणांकों का योग बता रहा है। तो 11 के पहले गुणांक यहाँ पे लिख देंगे हम, पहले गुणांक 11 का लिखेंगे। 11 का पहला गुणांक बराबर 11 m मान लेंगे, ठीक है। m इसलिए मानेंगे क्योंकि m जो है यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। m यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक इसलिए कहेंगे क्योंकि 231 जो है 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 231 है। तो सीधी सी बात है, धनात्मक में होगा तभी तो जुट के आगे बढ़ेगा, नहीं तो माइनस में होगा तो फिर घट जाएगा, 231 नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये माना कि चलेगा भी, फिर यहाँ पे 11 का दूसरा गुणांक, 11 का दूसरा गुणांक बराबर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा सेंस लगाइए, मैं आपको ये रिमूव करके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 11 का पहला गुणांक जो है वो है 11m। 11m कहने का मतलब है m यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे 11m के जगह पे आप 2 रख सकते हैं, तो 2 से जब हम m को 11 को गुना करेंगे, m के जगह पे अगर आप 2 रखते हैं, 2 से 11 को गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 जो है क्या है कि वो 11 का गुणांक है इसमें, ठीक है। 11 का एक गुणांक है, मतलब 11 को आप जब 2 से गुना करते हैं तो 11 दूना 22 होता है, ठीक है। तो 22 का गुणांक 11 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 11 का दूसरा गुणांक जो होगा, पहला जो है आप, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार गुणांक, ठीक है। तो पहला जो है 22 हो गया और दूसरा जो होगा वो 33 होगा। कैसे होगा देख लीजिए। अगर पहला गुणांक अगर यहाँ पे m के जगह पे 2 है तो 22 बन रहा है, तो फिर लगातार तीसरा जो होगा वो आपको 33 हो जाएगा, ठीक है। लगातार 3 गुणांक, ठीक है। तो पहला गुणांक आपको ये हुआ 11m, तो पहले गुणांक में अगर हम फिर प्लस 11 जोड़ देते हैं अगर हम, तो ये दूसरा गुणांक हमारा बन जाएगा, ठीक है। लगातार 3 गुणांकों का योग बताया जा रहा है। तो पहला गुणांक ये, ठीक है। गुणांक का मतलब ये हो गया कि 22 में आप 11 आपको मिल जाएगा, आप ढूंढिएगा, ठीक है ना। तो 11 का पहला गुणांक ये हो गया m, दूसरा ये, और तीसरा गुणांक देखिए 11 का तीसरा गुणांक बराबर ये जो है ये दूसरा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम इस दूसरे में अब हम क्या करेंगे कि तीसरा जो अब हमारा बनेगा, तीसरा गुणांक, इसी में हम जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे तब तीसरा गुणांक बनेगा। ये हुआ दूसरा, और तीसरा के लिए हमको 11m प्लस 11, ये दूसरा है, दूसरे में फिर हम एक 11 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा गुणांक। इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में 11m प्लस 11, फिर इधर 11m प्लस 11 प्लस 11, ये दूसरा था, दूसरा गुणांक। इसमें हम 11 जोड़ते गए। अगर लगातार 4 गुणांक बोलेगा तो फिर हम इसमें 11 जोड़ते चले जाएंगे, जो रहेगा वही अंक हम जोड़ेंगे, तो दूसरा गुणांक बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे, और प्रश्न में जैसा कि कहा जा रहा है कि लगातार तीनों गुणांकों का योग 231 है। तो यहाँ पे हम पहला गुणांक 11m लिखेंगे। आप m के जगह x भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होगा। 1 सेकंड में आपको एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखना होगा, जहाँ पे हम यहाँ पे चूँकि हम लिखे माना कि 11 का पहला गुणांक 11m, तो m जो है यहाँ पे क्या है वो हमको यहाँ पे क्लियर कर देना होगा। जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है मतलब कि धनात्मक संख्या है, m के जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मुझे पता नहीं है, वो हम लोगों को पता नहीं है, वही निकालना है। यहाँ पे m जो है मतलब कि लगातार 3 गुणांक, अगर लगातार 3 गुणांक हम अंदाज से अगर देखते हैं 11 के बाद, तो 11 हो गया,
फिर दूसरा हो जाएगा 22, फिर तीसरा हो जाएगा 23, फिर पहला हो जाएगा 22, दूसरा 33, उसका चौथा हो जाएगा 44। तो इतना को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 231 नहीं पूरेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे 11m या 11x, कुछ भी आप मान सकते हैं। फिर आपको लिखना होगा जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे और अब सारे अंक को हम जोड़ेंगे, तीनों गुणज का योग, ठीक है, लगातार तीन गुणजों का योग। तो तीनों गुणज को हम जोड़ेंगे 11m, जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, प्लस, फिर उसका ब्रैकेट में है 11m प्लस 11 ब्रैकेट, फिर प्लस, और ये तीसरा गुणज है हमारा, ब्रैकेट में 11m प्लस 11, मतलब एक बार भी कर सकते हैं लेकिन पहले उतार लेते हैं, ठीक है। कितना है योग, 231 है। इसको मैं अभी रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम इसको हल करेंगे, OR लिखेंगे, उसके बाद 11m है, 11m यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट अब खोल देंगे, ठीक है, फिर प्लस 11m, फिर प्लस 11m, फिर प्लस और 11 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर बराबर 231 यहाँ पे लिखेंगे, जो है वही 11m, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 11 दूना 22, 11 तिया 33m यहीं पे हो गया, ठीक है, ये सब जुट गया, 11 दूना 22, 33, फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम बराबर का निशान दे देंगे। और यहाँ पे हमको अज्ञात राशि जो है वो m है, m मतलब m चर में यहाँ पे समीकरण चल रहा है, बीच में बराबर है और दाईं ओर बाईं ओर कुछ अंक हो जाए तो उसे समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m का मान निकालना है, उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से गुणज है जिनका योग 231 होता है, ठीक है। 33m हो गया, फिर बराबर, और 231 जो है ये बराबर के दाईं ओर तरफ है, लेकिन 22 जो है ये बराबर के बाईं ओर है, तो इसको जब हम दाईं ओर करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, -22 हो जाएगा, ठीक है। अब 33m बराबर 231 में जब हम आपको 22 घटाते हैं तो 198 हो जाएगा, ठीक है। आप घटा करके चेक कर लीजिएगा। और m जो है, m बराबर अब हम लिखेंगे 198/33, ठीक है। अब घटेगा ये, ठीक है, ये सॉरी कटेगा ये, 33 से डायरेक्ट भी मैं काट सकता हूँ, और आप चाहें तो 2 बार 3 बार करके भी काट सकते हैं। 11 से कटेगा, 11 तिया 33, लेकिन 33 तिया डायरेक्ट ये 198 होता है, सॉरी 33 छके, 33 एकन 33 और 33 छके होता है 198, पहाड़ा 33 का। सर ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा ना तो आपको बनाते बनाते खुद आपको समझ में आ जाएगा कितना स्पीड में कैसे गुना करना है, ठीक है। तो m बराबर हो गया 6, m बराबर हमारा क्या निकल गया यहाँ पे 6। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, लास्ट में अतः 11 का पहला गुणज, 11 का पहला गुणज बराबर क्या माने थे हम, 11m मतलब के 11, उसके बाद m के जगह पे हम क्या लिखेंगे 6, मतलब 11 छके 66, 11 से 6 को गुना करेंगे तो ये हो गया पहला गुणज। फिर दूसरा गुणज, 11 का दूसरा गुणज, ठीक है, 11 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 11 का दूसरा गुणज ये है हमारा 11m प्लस 11, ठीक है। उसमें हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा फिर हमारा, मतलब इसमें हमको ऐड करना है 11m, कितना हमारा निकला 66, तो 66 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो फिर हमारा 77 निकल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा गुणज है 11m प्लस 11 ब्रैकेट में, फिर देखिए यहाँ पे 11 गुना m की जगह पे 6 लिखेंगे प्लस 11, इस सब को हम हल कर देंगे, 11 छके 66 और 11 फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 77। इसी तरीके से फिर आप आगे हल करते जाइएगा, तीसरा गुणज यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 77, ठीक है। 11 का तीसरा गुणज, तो यही वो गुणज है, ठीक है, यही वो गुणज है। एक पहला गुणज है 66, दूसरा है 77 यहाँ पे, ठीक है, और तीसरा है हमारा 88 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 77 में दूसरे गुणज में जब आप 11 जोड़िएगा तो 88 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा गुणज क्या आपका निकल गया 88। अब आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं जोड़ के, 66 प्लस यही वो गुणज है जिनके गुणजों का योग 11 के 3 लगातार गुणज 11, 66, 77 और 88, जिनको आप जोड़िएगा तो जुटने के बाद 231 हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का हल लेकर के। बने रहिए आप हमारे चैनल पे, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पहली दफ़ा है इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा के आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू। स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का अजहरुल क्लासेस में।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और जो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तभी आपका आगे चलकर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप तब आगे आराम से आप बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 हल करने वाले हैं। पिछला वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 का था, ठीक है। उसको अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो एक बार कर लीजिएगा, मैं आपके लिए ही कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। संकुल संसाधन केंद्र माध्य वीमा फरना में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया, ठीक है। एक कोई मेला है, इतना जो कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, संकुल संसाधन केंद्र बीमा, ये सब पढ़ने के बाद आप घबराया मत कीजिए, इसको आराम से आप पढ़ा कीजिए। पढ़ने के बाद उसके बाद आगे ध्यान दिया कीजिए, जो मेन बात है उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर से आप देखिए, यहाँ पर से आपको पढ़ना है। बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, जो विजेता है मतलब जो जीतने वाले छात्र हैं उनको 2 कलम मिला है, एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों मतलब जितने लोगों ने भाग लिया था वो लोग हार गए, वो विजेता नहीं थे, उन्हें 1 कलम दिया गया। जो जीतने वाले छात्र हैं उन्हें 2 कलम दिया गया और जो नहीं जीते हैं उन्हें 1 कलम दिया गया है, ठीक है। जितने भी छात्र जीते हैं उन सबको 2-2 कलम मिला है और जितने भी जीतने वाले नहीं हैं, प्रतिभागी थे सिर्फ उसमें, तो उन्हें 1 कलम दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, ठीक है। टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, 100 छात्र, 100 छात्रों के बीच अगर 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स जो थे वो 100 ही स्टूडेंट्स थे, टोटल 100 छात्र, लेकिन उनके बीच में टोटल कलम जो बांटा गया है जो उसकी संख्या है 120, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पता करना है, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो जीतने वाले हैं उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या कितनी थी ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सब पहले यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि 2 कलम जीतने वाले को है और विजेता को है, और विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर ये सब है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो विजेता को हम कुछ x मान लेंगे और जो नहीं जीतने वाले छात्र हैं प्रतिभागियों को हम y मान लेंगे। इस तरीके से इस समीकरण को हम मतलब अंक के रूप में हम परिवर्तित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यह लिखेंगे हम माना कि, ठीक है, माना कि विजेता, ठीक है, माना कि विजेता की संख्या, ठीक है, ठीक है, विजेता की संख्या बराबर x, इस तरीके से लिख लेंगे। विजेताओं की संख्या जो है टोटल x है, मतलब जीतने वाले जो है वो कितने संख्या में है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसे x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ प्रतिभागियों, ठीक है, ये लिखेंगे डैश डैश, उसके बाद लिखेंगे प्रतिभागियों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा, जीतने वालों की संख्या थी x, जो कि नहीं पता है वो हमें ज्ञात करनी है। फिर प्रतिभागियों की संख्या, ठीक है, मतलब जितने लोगों ने भाग लिया उसकी संख्या y। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, फिर से सवाल पढ़ेंगे। आप भी इसी तरीके से सवाल पढ़िए, फिर आगे समझ के बनाया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है कथन यहाँ पे कि टोटल जो है हमारा यहाँ पे, यदि 100 छात्रों के बीच 120, ठीक है, 100 छात्रों के बीच क्या है यहाँ पे 120 कलम दिए गए, तो टोटल छात्रों की संख्या क्या है यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है ये पढ़ने से कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, चाहे जीतने वाले हो या नहीं जीतने वाले हो, विजेता हो या प्रतिभागी हो, टोटल जो छात्र हैं वो 100 है। इसका मतलब ये जीतने वालों की संख्या और नहीं जीतने वालों की संख्या, दोनों की संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो वो 100 पूरेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से लिखने के बाद ये लिखेंगे हम x, ठीक है, x फिर प्लस y, x प्लस y का मतलब हो गया ये विजेता की संख्या और ये प्रतिभागियों की संख्या, टोटल कितनी है 100,
ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स जो है उसी के बीच क्या कितना बांटा गया कलम, 120 कलम बांटा गया है। तो अब देखिए, अब हम फिर सवाल पे थोड़ा फोकस ध्यान लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो 120 कलम कब पूरेगा ये ध्यान में आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से समीकरण 1 हो गया। अब फिर प्रश्न से अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डैश डैश दे देंगे इस तरह से। और अब जो प्रश्न से हम लिखेंगे, मतलब ये यहाँ पे डैश का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए टोटल 120 कलम है, तो 120 कलम कब पूरेगा, ठीक है। जब आप एक देखिए जीतने वाले खिला जो भी है, जीतने वाले विजेता जो स्टूडेंट्स है, विजेता जो स्टूडेंट्स है, जो विजेता छात्र है, उन्हें एक विजेता छात्र को कितने दिए गए हैं कलम, 2, ठीक है। एक विजेता छात्र को 2 कलम दिए गए हैं, मतलब जीतने वाले जितने भी छात्र हैं उन्हें 2 कलम दिया गया। तो टोटल जो जीतने वालों की संख्या वो क्या है, वो x मान लेंगे। तो टोटल जो जीतने वाले छात्रों की संख्या x है, तो ये टोटल कलम हो जाएगा फिर, ठीक है। मान लीजिए एक जीतने वाले छात्र को 2 कलम दिया जा रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि टोटल जीतने वाले छात्रों की संख्या 10 है, मान लीजिए। तो जब हम 10 से गुना कर देंगे तो टोटल कलम हो जाएगा ना, 10 दूना 20। ये टोटल कलम 20 जो है ये जीतने वाले छात्रों की को मिला है, ठीक है। समझ रहे ना बात। एक जीतने वाले एक छात्र को 2 कलम मिलता है, ठीक है ना। अगर जीतने वाले टोटल छात्रों की संख्या 10 हो तो कलम से जीतने वाले छात्रों की संख्या में आप गुना कीजिएगा तो टोटल कलम ये पता चल जाएगा कि 20 कलम बांटा गया है 10 स्टूडेंट के बीच में, जिनको 2-2 कलम मिला है, ठीक है। उसी तरह से जो प्रतिभागी हैं, जो जीत नहीं पाए, उन्हें भी कुछ कलम मिला है, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये 2x, ठीक है। 2x का मतलब हुआ कि ये पूरी कलम जो है जीतने वाले छात्रों की कलम की संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर जो y हम माने हैं प्रतिभागियों की संख्या, तो प्रतिभागी को जो है 1 कलम दिया गया है, तो 1 कलम दिया गया है 1 गुना y का मतलब हो गया कि प्रतिभागियों को इतना कलम दिया गया y संख्या में, ठीक है। और यहाँ पे x का मतलब हुआ कि x संख्या में, मतलब जो जीतने वाले हैं उनको इतने संख्या स्टूडेंट की, तो उनको कलम मिला। अगर मान लेते हैं x की जगह पे यहाँ पे हमको 5 है, 5 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो 5 हो गया, उसका फिर प्लस फिर 1 गुना y, जो हारने वाले हैं मतलब प्रतिभागी थे सिर्फ, वो जीत नहीं पाए, उनकी संख्या अगर मान लीजिए 6 है तो 6 हो गया, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। 5 गुना 10 प्लस 1 6 के 6, तो टोटल कितना हो रहा है 16, मतलब टोटल 16 कलम बटा है, ठीक है ना, इतने स्टूडेंट के बीच। मतलब टोटल 16 कलम निकल गया यहाँ पे। इस तरह से जब आप हल कीजिएगा तो टोटल कलमों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे रफ किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको लिखना होगा 2x, ठीक है। 2x का मतलब हो गया कि एक छात्र को, जीतने वाले एक छात्र को 2 कलम मिल रहा है, ठीक है। तो जीतने वाले छात्रों की संख्या x माने है, तो उस संख्या में गुना हो जाएगा, तो ये टोटल कलम की संख्या हो गई, मतलब जीतने वाले छात्र को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब प्रतिभागियों की संख्या y माने है, तो इसको 1 कलम मिल रहा है, 1 गुना y, ठीक है, जैसा कि सवाल में है। और टोटल कलम कितनी हो रही है 120 कलम, तो 120 ये हमारा यहाँ पे दूसरा समीकरण अब बन जाएगा। 2x प्लस y बराबर 120, ये हमारा हो गया क्या, दूसरा समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए ये मैं रिमूव कर देता हूँ, अब बना रहा हूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, मतलब ये वाला जो समीकरण है इस समीकरण से इस समीकरण में घटाएंगे। तो अभी इस वीडियो में आप समीकरण से समीकरण को घटाना भी सीख लीजिएगा इसी बहाने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब, ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर ये वाला जो समीकरण हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 120, ये हम लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 120, ठीक है। अब हम लिखेंगे, ये हो गया समीकरण 2 में से हम घटा रहे हैं समीकरण 1 को, मतलब x प्लस वाई बराबर 100, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 100 इस तरह से लिखेंगे। और घटाने के लिए ये दोनों समीकरण के नीचे ऐसे माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। माइनस लगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे -x हो गया, ठीक है। तो 2x में 1x घटाएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा हमारा सिर्फ, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस y है और यहाँ पे प्लस है,
और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाई में माइनस वाई घटाइएगा तो 0 आएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे प्लस 0 लिख देते हैं बराबर, उसके बाद 120 में 100 घटेगा यहाँ पे, ठीक। 120 में 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो x बराबर x से 0 को जोड़ेंगे तो 0 x ही रहेगा, x बराबर 20 हो गया हमारा। तो 20 क्या निकला यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। 20 हम क्या माने थे, विजेताओं की संख्या, तो टोटल विजेताओं की संख्या यहाँ पे क्या निकल गई हमारा, 20 निकल गया है, ठीक है। तो यही सवाल भी है, हमसे पूछा जा रहा है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम निकालना चाहें, अगर चेक करना चाहें कि विजेताओं की संख्या तो इतनी है, जैसा कि x हम मान चुके हैं, विजेताओं की संख्या 20 है, तो 20 जो है टोटल विजेताओं की संख्या है, मतलब 20 स्टूडेंट को 2-2 कलम मिला है। विजेताओं को 20 विजेताओं को 2 कलम मिला है, और फिर 80 जो थे, 20 हो गए, ये टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100, तब 100 टोटल छात्र थे। तो जब 20 जो है हमारा यहाँ पे विजेता निकल गया स्टूडेंट, मतलब विजेताओं की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या टोटल 20 है, तो प्रतिभागियों की संख्या 80 हुई, तो 80 और 20 मिला के तब ना 100 स्टूडेंट्स हुआ, ठीक है। फिर 100 स्टूडेंट्स के बीच 120 कलम बांटा गया, तो उसी कथन के द्वारा, उसी कथन के सहायता से यहाँ पे दूसरा समीकरण बना, ठीक है। तो यही तरीका है, इसी तरह से निकालना है। अब यहाँ पे लास्ट में लिख देना हमें कि अतः, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देख लीजिए, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या x माने थे, अब लिख देंगे हम अतः विजेताओं संख्या बराबर x बराबर 20, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी उतार सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके भी वीडियो अच्छे से देख के समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस प्रश्नावली 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो अगले वीडियो में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हम हल करेंगे, फिर प्रश्नावली 2.3 शुरू करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का अजरुल क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे, जो कि प्रश्नावली 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है सवाल। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है, रवि एक लड़का है, उसके पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रवि के पिता की जो उम्र है, वो रवि की जितनी उम्र है उसके तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। उसका दूसरा कथन मतलब यहाँ पे है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, दोनों की अभी क्या उम्र है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। रवि के पिता, देखिए जब भी आप ये सवाल पढ़ें, आपको एक बार में शायद कभी कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बार में समझ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार में किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, तो वो सवाल को आहिस्ता आहिस्ता रुक के 2 बार पढ़ें, ठीक है। रवि के पिता की समझ कर पढ़ें, ठीक है। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, यहाँ पे रवि एक लड़का है जिसके पिता के उम्र के बारे में बात हो रही है। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे कि पहले रवि के उम्र को मान लेंगे। माना कि रवि का उम्र, वर्तमान उम्र x वर्ष इस तरह से मान लेंगे, ठीक है, x वर्ष इस तरह से। फिर जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है वो रवि के उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का उम्र ये हो गया, वर्तमान x हो गया, तो इसका तिगुना मतलब 3 गुना 3x, तिगुने से 5 वर्ष अधिक, मतलब ये हो गया रवि के पिता का वर्तमान उम्र, ठीक है। ये हो गया पिता का उम्र, और ये हो गया रवि का उम्र, समझ गए, ठीक है। क्या माने हम, x माने रवि के वर्तमान उम्र को, और जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। रवि का उम्र क्या माने x, तो उसका तिगुना, उसके बाद प्लस 5, मतलब 5 वर्ष अधिक। तो ये हो गया 2, हमें पता चल गया, मतलब कि x हमको मानना है पहले रवि का उम्र, फिर उसके बाद जो कि सवाल में जैसा कहा गया है उस तरीके से आपको यहाँ पे एक समीकरण के रूप में लिखना है। अब देखिए आगे क्या कहना जा रहा है, आगे का लाइन एक बार फिर से समझते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद की बात होगी, अभी जो ये x वर्ष उम्र है, ये रवि का उम्र है x वर्ष। x वर्ष कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है,
8 वर्ष भी हो सकता है, 9 वर्ष भी हो सकता है, या 10 साल का भी हो सकता है। रवि की जो उम्र है वो 10 साल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों के उम्र का योग 5 साल बाद जो होगा वो कितना होगा, 47 होगा। 47 कब होगा दोनों के उम्र का योग, जब हम दोनों में 5-5 साल जोड़ेंगे। जब ये रवि अभी है x वर्ष का है तो इसमें हम जोड़ेंगे x+5, ये हो गया रवि का उम्र 5 वर्ष बाद का, ठीक है। अभी का वर्तमान उम्र हो गया x, और 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो ये हो गया x+। तो ये हो गई हमारी रवि की उम्र, ठीक है। रवि की प्रेजेंट उम्र जो थी, वर्तमान उम्र, उसमें 5 हम लगा देंगे तो मतलब 5 वर्ष बाद की उम्र हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जब हम, ये हो गया रवि की उम्र है मतलब बाद वाली उम्र, 5 वर्ष बाद वाली उम्र ये है। वर्तमान उम्र में आप किसी का भी अगर अभी कोई 22 साल का है, उसमें अगर आप 5 साल जोड़ दीजिएगा, 5 साल बाद उम्र अगर उसका चेक करना है, देखना है, तो 22 में जब आप 5 जोड़िएगा तो 5 साल बाद उसकी उम्र जो हो जाएगी वो 27 साल हो जाएगी। उसी तरह से रवि का जो वर्तमान उम्र है वो हम x माने हैं, x में 5 साल माने, यहाँ जोड़े हैं, ऐड किए हैं, तो रवि का मतलब फ्यूचर वाला आगे चलकर 5 साल बाद जो उम्र होगा ये हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि यहाँ सवाल में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। उनकी उम्रों का योग कहने का मतलब कि रवि के उम्र का और रवि के पिता का उम्र जो है उसमें 5 साल बाद का जो योग होगा, रवि के उम्र में 5 साल बाद आप जोड़िएगा, जब ये हो गया 5 साल बाद का उम्र, ठीक है। 5 साल पश्चात उम्र ये है। उसके बाद रवि के पिता का जो वर्तमान उम्र है वो ये है 3x+5 ये है। इसमें आपको क्या करना है कि 5 साल फिर जोड़ना है, ठीक है। 5 साल जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 साल बाद का उम्र। अब इनके दोनों का योग कितना है, 47 है। तो क्या होगा, x+5 ये वाला, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में 3x+5+5, ठीक है। इसका क्या है, दोनों के उनकी उम्रों का योग 5 वर्ष बाद क्या है, 47 वर्ष होगा, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट खोल लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। x फिर +5 फिर प्लस उसका 3x फिर प्लस उसके बाद 5 5 10 बराबर 47। इसी तरह से जब हम इसको आगे हल करते चलेंगे तो यहाँ पे हमको रवि का वर्तमान उम्र पता चल जाएगा, फिर रवि के पिता का भी वर्तमान उम्र पता चल जाएगा, जो कि रवि के वर्तमान उम्र का तिगुना से 5 अधिक है रवि के पिता का उम्र, ठीक है। चलिए अब हम इसको फ्रेश बना कर दिखाते हैं अब आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस तरीके से लिख लेंगे और लिखेंगे माना कि रवि की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान उम्र, रवि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। इस तरीके से लिखेंगे, माना कि रवि की वर्तमान उम्र x वर्ष। आप हैंडराइटिंग बना करके अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर, तो पिता की उम्र जो है वो क्या हो जाएगी, प्रश्न अनुसार, जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, पिता की जो उम्र है वो रवि के उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रवि के पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या होगा, 3 गुने से 5 अधिक, 3x+5, ये ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसको वर्ष, ठीक है। इतना हो गया, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि दूसरा जो कथन हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके, देखिए 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तो है अभी वर्तमान उम्र मतलब प्रेजेंट में जो कि अभी है, रवि का उम्र ये है और रवि के पिता का उम्र ये है। अब 5 वर्ष बाद हम अगर देखेंगे तो इसमें भी 5 लगाएंगे और फिर इस पूरे में भी 5 लगाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न से यहाँ पे लिख देंगे हम, प्रश्न से इस तरह से लिखेंगे और लिखेंगे x+5, नहीं इस तरीके से लिखेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि की उम्र बराबर क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद रवि की उम्र, ये है वर्तमान उम्र और इसमें 5 लगा देंगे तो ये हो गया x+5 वर्ष, 5 वर्ष बाद की उम्र, ठीक है। फिर इसी तरह से 5 वर्ष बाद
रवि के पिता की उम्र, ठीक है। 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र, ये है रवि के पिता की उम्र 3x + 5, तो इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की उम्र का अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। 3x + 5 ये है, और इसमें हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो ये हो गया इतना वर्ष, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, फिर प्रश्न से हम यहाँ लिखेंगे, फिर प्रश्न से इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ये है रवि की उम्र और ये है रवि के पिता की उम्र 5 वर्ष बाद। क्या होगा, इनके उम्रों का योग क्या है 47 है, तो इनके उम्रों का योग करेंगे। x + 5 ये हो गया रवि का उम्र, और प्लस बीच में देंगे बड़ा सा प्लस, और उसके बाद ये वाला उम्र 3x + 5 + 5, ठीक है। तो इनके उम्रों का योग क्या है, बीच में प्लस दिए हैं, इधर रवि का उम्र है और यहाँ पे रवि के पिता का उम्र 5 वर्ष बाद का है, यहाँ पे रवि का उम्र 5 वर्ष बाद का, दोनों का योग क्या है 47 वर्ष। तो 47 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। कहने का मतलब है कि x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण है ये बीच में बराबर हो गया। जब बीच में बराबर हो और दाएँ बाएँ कुछ पद हो, अंक हो या x हो, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं इसे अचर कहते हैं, और ये जो x वाला पद होता है ये चर कहलाता है। तो यहाँ पे हमको चर का मान निकालना है, मतलब x का मान, जो कि हम रवि की वर्तमान उम्र मान चुके हैं। तो जब रवि का वर्तमान उम्र हम ज्ञात कर लेंगे तो फिर रवि के पिता का भी वर्तमान उम्र हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हल करेंगे, OR लिखेंगे और x लिखेंगे, उसका प्लस ब्रैकेट अब खोल देंगे 5, फिर प्लस 3x, फिर प्लस 5, फिर प्लस 5, उसके बाद बराबर 47 है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, x वाले पद को जोड़ लेंगे। एक x है यहाँ पे और 3x है, तो दोनों जोड़ के हो जाएगा हमारा 4x। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 5, 5 10, 5 15 बराबर 47, इस तरीके से, ठीक है। अब निकालना x का मान है, तो x वाले पद को हम बाईं ओर रखेंगे, बाकी सारे पद को हम, मतलब 15 को हम दाईं तरफ कर देंगे। ये तो दाएं तरफ पहले से ही है, OR लिख करके 4x बराबर 47, और 15 जो है यहाँ पे बराबर के बाईं तरफ था तो प्लस में था, इस तरफ आ जाएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4x, और जब हम 47 में 15 घटाएंगे तो 32 आएगा, और x बराबर हम 32/4 लिखेंगे, और 4 से कटेगा, 4 एकन 4 और 4 8 32, ठीक है। इस तरीके से कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा लास्ट में, x बराबर जो आएगा वो x का मान आएगा हमारा 8, ठीक है। 8 आ गया, मतलब कि 8 वर्ष। x हम किसको माने हैं, रवि की वर्तमान उम्र, तो हम लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ नीचे में, ठीक है। इसके बाद आप नीचे लिखिएगा यहाँ पे, मैं जो कि आपको बता रहा हूँ। अतः रवि की वर्तमान उम्र बराबर x बराबर 8 वर्ष, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये वाला लाइन जो है आप ये सब लाइन के नीचे लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है रवि के पिता की वर्तमान उम्र बराबर, रवि के पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या है 3x + 5, मतलब 3x + 5, इसको हम हल करेंगे। 3x की जगह पे 8 लिखेंगे, फिर +5, 8 दिया क्या होता है 24 हो जाएगा, +5 यानी 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 निकल गया। रवि के पिता की वर्तमान आयु जो है, वो उम्र जो है वो 29 है। और जैसा कि सवाल में कहा गया है कि रवि का जो वर्तमान उम्र है, रवि के पिता का जो वर्तमान उम्र है वो रवि के उम्र के तिगुने से 5 अधिक है। तो रवि का जो वर्तमान उम्र है क्या निकला हमारा यहाँ पे 8 निकला, तो इसके तिगुने से 5 अधिक है किसका उम्र, रवि के पिता का। तो इसका तिगुना मतलब 8 दिया 24, उसके बाद फिर 5 उसमें जोड़ेंगे तो 29, जो कि निकल जा रहा है रवि के पिता का उम्र, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का लेके, या देखते हैं आगे कौन सा प्रश्नावली है। अभी प्रश्नावली 2.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली दफ़ा है तो। थैंक यू।